है ना। आज देखेंगे यहाँ पे पावर एम्पलीफायर। ठीक है, पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर जो होते हैं, पावर एम्पलीफायर की जो परफॉर्मेंस होती है वो किस पर डिपेंड करती है? तो पावर एम्पलीफायर की जो परफॉर्मेंस होती है वो डिपेंड करती है उसकी कलेक्टर एफिशिएंसी पे। ठीक है, तो जो पावर एम्पलीफायर है उसकी परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करती है? उसकी कलेक्टर एफिशिएंसी पे। ठीक है, तो पहले उसमें नोट करिए, पहले उसमें लिखिए ठीक है ना, अपन पढ़ते हैं लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर ही क्या होते हैं? पावर एम्पलीफायर होते हैं, है ना। और स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर क्या होते हैं? वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं। तो उसमें पहले नोट करिएगा, पावर एम्पलीफायर लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर होते हैं। इनकी परफॉर्मेंस निम्न फैक्टर पर डिपेंड करती है। इनकी परफॉर्मेंस निम्न फैक्टर पर, फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो एक होती है कलेक्टर एफिशिएंसी। ठीक है, तो कलेक्टर एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है उसको यहाँ पे देखते हैं। कलेक्टर एफिशिएंसी क्या होती है? तो कलेक्टर एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले कि जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होती है ना। हम पढ़े हैं यहाँ पे ऐसा, इसको क्या बोलते हो? जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट बोलते हो। तो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जो होती है कौन सी करंट होती है? डीसी करंट होती है ना। तो यहाँ पे एम्पलीफायर को जब हम इनपुट में कौन सा सिग्नल देते हैं? एसी सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो इस एसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को क्या करता है? बढ़ाता है। तो बढ़ाता कैसे है? वो डीसी जो हम बायसिंग वोल्टेज देते हैं, है ना, उसकी पावर को यूटिलाइज करता है और डीसी पावर को किस में कन्वर्ट करता है? वो एसी पावर में कन्वर्ट करता है। तो वो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट के समय में जो पावर वो ड्रॉ कर रहा है वो कौन सी पावर है? डीसी पावर है। और जब वो एसी सिग्नल्स हम उसको दे रहे हैं तो एसी सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है? वो बढ़ा रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आउटपुट में एसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को कितना बढ़ा रहा है। ठीक है, और उसकी जीरो सिग्नल जो कलेक्टर करंट है उस समय उसकी पावर कितनी है? तो आउटपुट एसी पावर और डीसी पावर का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसकी कलेक्टर एफिशिएंसी। या बोल सकते हैं कि जो अपना एम्पलीफायर है वो कलेक्टर पे कितनी डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट करने में कैपेबल है, वो क्या कहलाती है? उसकी कलेक्टर एफिशिएंसी कहलाती है। तो जिसकी कलेक्टर एफिशिएंसी हायर होती है उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है? बेटर होती है। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा पावर एम्पलीफायर डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। इसे उसकी कलेक्टर एफिशिएंसी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, कलेक्टर एफिशिएंसी, कलेक्टर एफिशिएंसी may be defined as collector efficiency may be defined as the ratio of the ratio of AC output power, the ratio of AC output power to the zero signal power, to the zero signal power
है ना। जीरो सिग्नल पावर कौन सी होती है, डीसी पावर। तो इनका रेशियो क्या कहलाता है, कलेक्टर एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। इसके बाद में सेकंड होता है पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी। ठीक है, कि जो ये पावर एम्पलीफायर है, हमने पढ़ा कि ये लार्ज वैल्यू सिग्नल से क्या करते हैं, डील करते हैं। तो इनमें जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वो ऊष्मा का उत्सर्जन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इनका जो पावर डिसिपेशन है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऊष्मा उत्सर्जन ज्यादा है तो पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा। यानी कि यदि उस पावर को ये डिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उत्सर्जित नहीं कर पाएंगे, तो पावर उसी में संग्रहित होते जाएगी, कंसंट्रेट होते जाएगी, और वो एम्पलीफायर क्या होगा, जल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो एम्पलीफायर की पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। यदि पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी कम होती है, एम्पलीफायर मतलब क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है। यदि पावर ट्रांजिस्टर जो है उसकी पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी कम है और हमको उसकी पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हीट सिंक का यूज करते हैं। तो हीट सिंक जो होता है वो इस प्रकार का मेटल का बना होता है। यहाँ पे ऐसा हीट सिंक होता है, इस प्रकार से अलग अलग शेप साइज में आता है ये, है ना। और जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, उस ट्रांजिस्टर को हम इस हीट सिंक के साथ में क्या करते हैं, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं कि इस एम्पलीफायर की, ट्रांजिस्टर की हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। तो पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, वहां पे हीट सिंक का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा पावर एम्पलीफायर में पावर ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। इसकी वोल्टेज एंड करंट हैंडल कैपेबिलिटी हाई होती है। वोल्टेज एंड करंट हैंडल, वोल्टेज और करंट को हैंडल करने की कैपेबिलिटी हाई होती है। अतः इसमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस्ड होती है। इसमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, उसके बाद में पैराग्राफ चेंज कर किए, इसकी हीट डिसिपेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हीट सिंक का यूज करते हैं। हीट सिंक का यूज करते हैं। इसके बाद में होता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, तो डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि जब हम इसको इनपुट में इस प्रकार की वेवफॉर्म दे रहे हैं, तो आउटपुट में भी इसका शेप ऐसा ही रहना चाहिए, सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, इसके शेप में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ साइनोसॉइडल है तो यहाँ भी क्या है, साइनोसॉइडल है ना, उसके वेव शेप में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। ठीक है, तो चेंज इन आउटपुट वेव शेप टू द चेंज इन इनपुट वेव शेप, ठीक है, दोनों कैसा है, सेम है, तो हम बोलेंगे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। लेकिन यदि आउटपुट में इस प्रकार की वेव शेप मिले, इसकी इतनी साइकिल यहाँ पे क्लिप हो गई, कट गई, तो इसमें क्या आ गया, अब यहाँ पे डिस्टॉर्शन आ गया। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन जो है एम्पलीफायर में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यदि एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन कम होगा तो एम्पलीफायर बेटर होगा। ठीक है, तो उसमें नोट करिए, उसमें लिखिएगा, उसमें लिखिए it is defined as it is defined as
the change of output wave shape, the change of output wave shape from the input wave shape, from the input wave shape of amplifier, input wave shape of amplifier। ठीक है, पैराग्राफ चेंज से लिखिए, डिस्टॉर्शन की वैल्यू लो होने पर, डिस्टॉर्शन की वैल्यू लो होने पर एम्पलीफायर बेटर होता है, डिस्टॉर्शन की वैल्यू लीस्ट होने पर, लो होने पर एम्पलीफायर बेटर होता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में देखेंगे इसके जो टाइप्स होते हैं ना, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। तो इसमें होता है एक क्लास ए एम्पलीफायर, तो जो क्लास ए एम्पलीफायर है, जैसे कि ये क्लास ए एम्पलीफायर है, ठीक। अब ये जो एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर को हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे ये इसका इनपुट है, और इनपुट में हम इसको इस प्रकार की वेव शेप दे रहे हैं, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे कि जो आउटपुट है, इसका आउटपुट हमको कैसा मिलेगा, तो आउटपुट भी हमको इसी प्रकार से मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो क्लास है एम्पलीफायर होता है, ठीक है, ये क्या करता है, इनपुट साइकिल जो होती है, इनपुट अपनी एसी साइकिल जो होती है, उसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल को प्रॉपरली एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है, ठीक है। इसमें कोई भी साइकिल में कोई क्लिप नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर होता है, इस एम्पलीफायर में जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, इसको क्या बोले थे आप, सैचुरेशन पॉइंट, इसको क्या बोले थे, कट ऑफ पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था, इसको हम क्या बोले थे, क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये जो एम्पलीफायर होता है, इस एम्पलीफायर में जो क्यू पॉइंट होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, वो डीसी लोड लाइन के क्या होता है, मिड पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो जब डीसी लोड लाइन के मिड पॉइंट पे होता है ऑपरेटिंग पॉइंट, तो जब हम इनपुट बेस में सिग्नल देंगे, ये बेस करंट है, तो इसके कारण कलेक्टर में करंट फ्लो होगी, तो कलेक्टर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल प्रॉपरली एम्पलीफाई होगी, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मिलता है, वीसी होता है ये, इसको क्या बोलते हो, आईसी बोलते हो उसको, ठीक है। तो वीसी भी प्रॉपरली एम्पलीफाई होके क्या होगा, हमको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आउटपुट में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है। लेकिन ये जो एम्पलीफायर होता है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है, वो एफिशिएंसी क्या होती है, लो होती है। बात समझ में आई। तो इस एम्पलीफायर की यदि बोलेगा ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 25% इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, और इसकी जो कलेक्टर एफिशिएंसी है वो 50% होती है। बात समझ में आई। तो ये आपको याद रखना है, इसमें से एफिशिएंसी वगैरह ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें इस, है ना, अपन पढ़ते हैं ना, ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू पॉइंट कब मिलता है, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होती है। तो यहाँ पे जो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होती है, वो सफिशिएंट होती है, जिससे कि इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल को प्रॉपरली एम्पलीफाई करके वो आउटपुट में देती है, ठीक है। तो इसमें से क्या आता है क्वेश्चन में, एक तो आपको याद रखना है कि क्लास ए एम्पलीफायर जो है ना, इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू पॉइंट कहाँ पे लेगा, लोड लाइन के मिड पॉइंट पे होगा, और दूसरा इसकी एफिशिएंसी आपको याद रखनी है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए डायग्राम को, और उसमें लिखिएगा
वह पावर एम्पलीफायर, वह पावर एम्पलीफायर जो इनपुट एसी सिग्नल की, वह पावर एम्पलीफायर जो इनपुट एसी सिग्नल की पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल को प्रॉपरली एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है। क्लास ए एम्पलीफायर कहलाता है। नेक्स्ट के इस एम्पलीफायर का ऑपरेटिंग पॉइंट, इस एम्पलीफायर का ऑपरेटिंग पॉइंट डीसी लोड लाइन के सेंटर में होता है, डीसी लोड लाइन के सेंटर में होता है। नेक्स्ट के इसके आउटपुट सिग्नल में डिस्टॉर्शन नहीं होता है, इसके आउटपुट सिग्नल में डिस्टॉर्शन नहीं होता है। नेक्स्ट के रेजिस्टिव लोड की कंडीशन में इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी 25% होती है। रेजिस्टिव लोड की कंडीशन में इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी 25% होती है, याद रखना है एफिशिएंसी को, ठीक है। नेक्स्ट के रेजिस्टिव लोड की कंडीशन में इसकी कलेक्टर एफिशिएंसी, रेजिस्टिव लोड की कंडीशन में इसकी कलेक्टर एफिशिएंसी 50% होती है, 50% होती है। नेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मर लोड, ट्रांसफॉर्मर लोड की कंडीशन में इसकी ओवरऑल एंड कलेक्टर, इसकी ओवरऑल एंड कलेक्टर दोनों एफिशिएंसी 50% होती हैं, दोनों एफिशिएंसी 50% होती हैं। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे होता है क्लास बी एम्पलीफायर, ठीक है। तो कलेक्टर लोड का मतलब क्या है, मतलब कलेक्टर में ट्रांसफॉर्मर लोड का मतलब क्या है, उसके आउटपुट में हम क्या लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मर लोड, ठीक है। अब यहाँ पे होता है क्लास बी एम्पलीफायर। तो क्लास बी एम्पलीफायर किसे कहते हैं, तो क्लास बी एम्पलीफायर का मतलब होता है
कि इस एम्पलीफायर को जब हम इनपुट में क्या देंगे, इस प्रकार से एसी सिग्नल देंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस सिग्नल की निगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर देगा। आउटपुट में क्या देगा, केवल एक हाफ साइकिल देगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल देगा, ठीक है। तो आउटपुट में आपको केवल एक हाफ साइकिल मिलेगी, तो आउटपुट में क्या होगा, डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगा, है ना, वेव शेप क्या होगा, आउटपुट का चेंज हो जाएगा। तो इसके आउटपुट सिग्नल में क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है। तो यदि पूछेगा कि किस क्लास के एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन होगा, तो बी क्लास एम्पलीफायर में क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा। तो होता क्या है कि यदि हम देखें कि ये हमारी डीसी लोड लाइन है, ठीक है। अब डीसी लोड लाइन में सबको पता है कि ये सैचुरेशन पॉइंट है और ये हमारा क्या है, कट ऑफ पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, वो हम कहाँ पे रखते हैं, कट ऑफ पॉइंट पे, ठीक है। तो जो कट ऑफ पॉइंट है, इसी कट ऑफ पॉइंट पे क्या है, हमारा क्यू पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इनपुट बेस में सिग्नल देंगे, ठीक, तो बेस में सिग्नल देने पर, ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्या करेगा, ये एम्पलीफाई करेगा, बट नेगेटिव साइकिल क्या होगी, लेस देन जीरो हो जा रही है, तो इसको पूरे को क्या कर देगा, ये क्लिप कर देगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे वोल्टेज के लिए, वीसी के लिए, ठीक है। तो वीसी के लिए जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो इस हाफ साइकिल को, नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या देगा, ये आउटपुट में देगा, और इस हाफ साइकिल को क्या कर देगा, वो पूरा इसको क्लिप कर देगा। तो चूंकि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है, उस ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो हमने कहाँ पे रखा हुआ होता है, कट ऑफ पॉइंट पे रखा होता है। तो इसके कारण वो केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही एम्पलीफाई करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल क्या कर देगा, वो क्लिप कर देगा, ठीक है। तो इसके आउटपुट में क्या होगा, डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो आउटपुट पावर होती है, वो क्लास ए से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है, वो क्लास ए से ज्यादा होती है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है, वो कितनी होती है, 78.5% होती है, ठीक है। तो क्लास जो अपना बी एम्पलीफायर है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 78.5% होती है, फिक्स्ड है ना, कैलकुलेशन से मिलती है। अब उसमें लिखिएगा, वह पावर एम्पलीफायर, वह पावर एम्पलीफायर जो इनपुट, वह पावर एम्पलीफायर जो इनपुट एसी सप्लाई, एसी सिग्नल लिखना, इनपुट एसी सिग्नल की केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है एंड नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर देता है, काट देता है, नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर देता है, काट देता है, क्लास बी एम्पलीफायर कहलाता है, क्लास बी एम्पलीफायर कहलाता है। नेक्स्ट की, इस एम्पलीफायर, इस एम्पलीफायर में ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट, इस एम्पलीफायर में ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट कट ऑफ पॉइंट के, कट ऑफ पॉइंट पे होता है, कट ऑफ पॉइंट पर होता है, कट ऑफ पॉइंट पर होता है, ठीक है। तो कट ऑफ पॉइंट पर होता है। नेक्स्ट ये, इसके आउटपुट सिग्नल में डिस्टॉर्शन होता है, इसके आउटपुट सिग्नल में डिस्टॉर्शन होता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसकी आउटपुट पावर एंड एफिशिएंसी हाई होती है। इसकी आउटपुट पावर एंड एफिशिएंसी हाई होती है। इसकी आउटपुट पावर एंड एफिशिएंसी हाई होती है। नेक्स्ट देखिए, इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी, इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी 78.5% होती है। 78.5% होती है। नेक्स्ट, इसका यूज पुश पुल एम्पलीफायर, इसका यूज पुश पुल एम्पलीफायर में करते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर में करते हैं। इसमें क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, जब इसको हम क्या करते हैं, पुल पुश एम्पलीफायर में यूज करते हैं ना, तो वहां पे इसमें क्या होता है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या है उसको अपन देखेंगे जब पुल पुश एम्पलीफायर पढ़ेंगे ना, उसमें बताएंगे क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्या होता है। तो इसमें यहाँ पे ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद में देखेंगे क्लास ए बी एम्पलीफायर। तो क्लास ए बी एम्पलीफायर क्या होता है, तो जैसे देखेंगे कि ये हमारा क्लास ए बी एम्पलीफायर, और इसको हम यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, ये इस प्रकार का ये इनपुट सिग्नल है, और इसमें हमको आउटपुट मिल रहा है। तो इसका जो आउटपुट है कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मिल रहा है। यानी कि ये जो एम्पलीफायर है, इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव साइकिल को तो पूरा एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइकिल के स्मॉल सेक्शन को क्या कर दे रहा है, वो क्लिप कर दे रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये क्लास ए का काम कर रहा है, क्लास ए 360 डिग्री के लिए वर्क करता है, तो ये भी 360 डिग्री के वर्क करेगा। और क्लास बी का भी काम करता है, क्लास बी नेगेटिव को क्लिप करता है, तो ये नेगेटिव के स्मॉल सेक्शन को क्या कर रहा है, क्लिप कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोला, ए बी एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये जो एम्पलीफायर होता है, इस एम्पलीफायर में क्या करते हैं कि जो हमारा क्यू पॉइंट होता है उसको क्या करते हैं, नियर टू कट ऑफ पॉइंट रखते हैं, कट ऑफ पॉइंट के पास में रखते हैं। ठीक है, तो क्यू पॉइंट जो है वो कट ऑफ पॉइंट के पास में रहेगा। तो जब वो कट ऑफ पॉइंट के पास में रहेगा, तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव साइकिल को तो एम्पलीफाई करेगा और नेगेटिव साइकिल को क्या कर देगा, ये इस प्रकार से क्लिप कर देगा। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो ये इस साइकिल को एम्पलीफाई करेगा और इसको क्या कर देगा, यहाँ पे वो क्लिप कर देगा, इसको क्या करेगा, यहाँ पे क्लिप कर देगा। तो पॉजिटिव साइकिल को पूरा एम्पलीफाई किया और नेगेटिव की स्मॉल सेक्शन को क्या करेगा, वो क्लिप कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है क्लास ए बी एम्पलीफायर। तो इसकी जो आउटपुट पावर है और कलेक्टर एफिशिएंसी है, ठीक है, वो क्लास ए से ज्यादा होती है लेकिन बी से क्या होती है, कम। तो इसकी जो एफिशिएंसी लगभग 65% होती है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। वह एम्पलीफायर वह एम्पलीफायर जो इनपुट एसी सिग्नल की पॉजिटिव साइकिल के
एंटायर पार्ट को, संपूर्ण भाग को, और नेगेटिव साइकिल के स्मॉल पार्ट को, नेगेटिव साइकिल के स्मॉल पार्ट को एम्प्लीफाई करता है, एम्प्लीफाई करता है क्लास ए बी एम्प्लीफायर कहलाता है, क्लास ए बी एम्प्लीफायर कहलाता है। नेक्स्ट के इस एम्प्लीफायर में ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ पॉइंट के नियर होता है, कट ऑफ पॉइंट के नजदीक होता है, कट ऑफ पॉइंट के नियर होता है। नेक्स्ट के इसकी आउटपुट पावर एंड कलेक्टर एफिशिएंसी, इसकी आउटपुट पावर एंड कलेक्टर एफिशिएंसी क्लास ए से ज्यादा, क्लास ए से ज्यादा और क्लास बी से कम होती है, क्लास बी से कम होती है। नेक्स्ट की इसकी एफिशिएंसी 65% होती है, इसकी एफिशिएंसी 65% होती है। इसके बाद में होता है क्लास सी एम्पलीफायर। ठीक है, क्लास सी को अपन ऐसे देखते हैं, क्लास सी एम्पलीफायर जो है ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये एम्पलीफायर यहाँ पे है। तो इसमें यहाँ पे किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ट्यून्ड सर्किट, टैंक सर्किट, है ना, तो इसको बोलते हैं ट्यून्ड या फिर टैंक सर्किट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास सी एम्पलीफायर होता है, ये कैसा एम्पलीफायर है, तो ये इनपुट एसी जो सिग्नल होता है, ठीक है, उस सिग्नल में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, है ना, तो ये क्या करता है, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो ये जो क्लास सी एम्पलीफायर है, जब इसको हम क्या देते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं, तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल की हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव साइकिल के स्मॉल सेक्शन, पॉजिटिव साइकिल के केवल स्मॉल सेक्शन को क्या करेगा, ये एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, और बाकी सेक्शन को क्या कर देगा, ये क्लिप कर देगा, बाकी सेक्शन को क्या करेगा, ये क्लिप कर देगा, केवल स्मॉल सेक्शन को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है,
तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि ये क्या है, एक ट्यून्ड एम्पलीफायर है। ये क्या है? ट्यून्ड एम्पलीफायर है, जो कि 180 डिग्री से, यहाँ पे अपन देखेंगे ये कितना डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है। तो ये लेस देन 180 डिग्री के लिए क्या करता है? वर्क करता है। 180 डिग्री से कम के लिए ये वर्क करता है, ठीक है। या इसको बोलते हैं कि ये क्या करता है? नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी। जैसे अपन पढ़ते हैं, ये क्या होती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल देते हैं, इनपुट सिग्नल में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो किसी एक फ्रीक्वेंसी पर ये जो सर्किट है, ट्यून्ड सर्किट, टैंक सर्किट है, ये किस कंडीशन में आएगा? रेजोनेंस की कंडीशन में आएगा। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, सबको पता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 पाई स्क्वायर रूट एलसी होती है। इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है ये। तो जिस इनपुट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पर ये किसकी कंडीशन में होता है? रेजोनेंस की कंडीशन में होता है, उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को क्या करता है? ये एम्पलीफाई करता है। तो यदि हम देखें कि इसकी जो बैंडविड्थ होती है, ये बैंडविड्थ क्या होती है? वेरी नैरो होती है। तो ये नैरो बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये F1 है, ये F2 है, ठीक है। तो वेरी नैरो बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को क्या करता है? ये एम्पलीफाई करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? क्लास सी एम्पलीफायर, ठीक है। तो यदि पूछेगा कि जो क्लास सी एम्पलीफायर है, ठीक है, इस इसमें, या फिर ऐसा पूछेगा सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन किस में होता है? किस एम्पलीफायर में, किस मोड ऑफ ऑपरेशन में सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन होता है? तो वो किस में होता है? क्लास सी ऑपरेशन में सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है। लेकिन किसकी आउटपुट पावर सबसे ज्यादा होती है? तो क्लास सी की आउटपुट पावर भी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। और एफिशिएंसी भी इसकी क्या होती है? हाई होती है। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो 90% तक होती है, 90% तक, ठीक है। तो जितना ज्यादा क्लिप करता है सिग्नल को, उतना एफिशिएंसी क्या होती जाती है? बढ़ते जाती है। क्लास ए पूरा सिग्नल एम्पलीफाई करता है ना, उसकी एफिशिएंसी क्या है? कम है। बी नेगेटिव साइकिल को काट दिया, है ना, और पॉजिटिव को एम्पलीफाई किया, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई 78.5। और ये पॉजिटिव के भी स्मॉल सेक्शन को एम्पलीफाई कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है? 95%, 90% हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज हम एज ए ट्यून्ड एम्पलीफायर, है ना, ट्यून्ड एम्पलीफायर, टैंक सर्किट ट्यून्ड सर्किट है ये। तो इसको हम एक ट्यून्ड एम्पलीफायर के रूप में, जितना आपका टेलीविजन, रेडियो वगैरह है ना, उसमें जो भी सर्किट है ट्यून्ड सर्किट, तो उसमें किसका यूज करते हैं? क्लास सी ऑपरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, उसमें लिखिए अब, क्लास सी एम्पलीफायर इनपुट एसी सिग्नल की साइकिल के 180 डिग्री से 180 डिग्री से लेस वैल्यू, कम वैल्यू पर ऑपरेट करने के लिए बायसिंग किया जाता है। अर्थात यह इनपुट सिग्नल की केवल पॉजिटिव साइकिल के स्मॉल सेक्शन को ही एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है। लिखिए, इसकी आउटपुट पावर एंड एफिशिएंसी हाई होती है। इसकी एफिशिएंसी 90% होती है।
इसकी एफिशिएंसी 90% होती है। नेक्स्ट देखिए, इसका यूज टेलीकम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि के ट्यून्ड सर्किट में आदि के ट्यून्ड सर्किट में नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं। नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं। तो डी का मतलब होता है डिजिटल एम्पलीफायर। क्लास डी एम्पलीफायर जो है ये क्या है, एक डिजिटल एम्पलीफायर है। तो डिजिटल एम्पलीफायर है, जैसे भी देखे होंगे जो डिजिटल सिस्टम है, जैसे डीजे वगैरह बजता है ना, डीजे, तो डीजे में जो बड़े बड़े बॉक्स वगैरह होते हैं, है ना, उसमें कैसे सिग्नल्स होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। तो उन सब में किसका यूज करते हैं, क्लास डी एम्पलीफायर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास डी एम्पलीफायर है ये क्या करता है, तो इसको यदि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से सिग्नल दे रहे हैं, ये इनपुट सिग्नल है इसका। ठीक है, तो ये इसका इनपुट सिग्नल है। तो ये जो इनपुट सिग्नल है ये कैसा है, एनालॉग सिग्नल है ना। साइन वेव क्या होती है, एनालॉग सिग्नल होती है। तो यहाँ पे ये इसका एनालॉग सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है ये। तो ये क्या करेगा, इस इनपुट सिग्नल को चोप करेगा। चोप करने के लिए इसमें क्या करेंगे, चोपिंग डिवाइस जो होता है, स्विचिंग डिवाइस जो होते हैं, जैसे कि मॉसफेट वगैरह है, उसका यूज इसमें करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, इस इनपुट सिग्नल को चोप करेगा और चोप करके क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल में इसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये इनपुट एनालॉग सिग्नल है और इस इनपुट एनालॉग सिग्नल को क्या करेगा, ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो डिजिटल सिग्नल्स किस फॉर्म में होते हैं, इस प्रकार से पल्स के फॉर्म में होते हैं। तो इस प्रकार से पल्स के फॉर्म में जो सिग्नल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। तो इस प्रकार से जो वेव फॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म है एसी सिग्नल की, उसको क्या करेगा, चोप करेगा और चोप करके उसको इस प्रकार से डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में चेंज करेगा। ठीक है, और इस सिग्नल्स को फिर क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा। तो इस प्रकार से जो एम्पलीफायर फंक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं, क्लास डी एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये जो एम्पलीफायर होता है इसकी आउटपुट पावर क्या होती है, हाई होती है। इसकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, हाई। तो इसकी एफिशिएंसी लगभग कितनी होती है, 95% होती है। ठीक है, साइज कैसा होता है इसका, स्मॉल होता है। तो इसलिए आजकल सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं, क्लास डी एम्पलीफायर का करते हैं। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, याद रखिए 95% इसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, यह एम्पलीफायर एक डिजिटल एम्पलीफायर है। यह एम्पलीफायर एक डिजिटल एम्पलीफायर है। इसमें स्विचिंग डिवाइस, मॉसफेट का यूज करके इनपुट एनालॉग सिग्नल को चोप करके, इनपुट एनालॉग सिग्नल को चोप करके इनपुट एनालॉग सिग्नल को चोप करके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फिर इस डिजिटल सिग्नल और फिर इस डिजिटल सिग्नल
को प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट की, इस एम्पलीफायर की आउटपुट पावर एंड एफिशिएंसी हाई होती है। ब्लूटूथ चालू है क्या किसी का? ब्लूटूथ चालू तो नहीं है ना? ऑफ कर देना ब्लूटूथ, लोग को डिस्टरबेंस हो रहा है। हेलो, अभी आ रही है आवाज क्लियर? अमित, अभी आ रही है क्लियर? ठीक, तो उसमें नोट करिए आगे, इस एम्पलीफायर, आप लोग लिख चुके हो ना, इस एम्पलीफायर की आउटपुट पावर एंड कलेक्टर एफिशिएंसी हाई होती है। इस एम्पलीफायर की आउटपुट पावर एंड कलेक्टर एफिशिएंसी हाई होती है। इसकी एफिशिएंसी 95% होती है। इसकी एफिशिएंसी 95% होती है। नेक्स्ट देखिए, ये स्मॉल इन साइज, लाइट इन वेट एंड गुड साउंड क्वालिटी एंड गुड साउंड क्वालिटी वाले होते हैं। गुड साउंड क्वालिटी वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मोड के हिसाब से हैं। तो याद रखिए, एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लास डी की एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अच्छा उसमें एक छूट गया था पॉइंट अपना, क्लास सी में नहीं लिखे थे। क्लास सी में एक पॉइंट लिख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन होता है। क्लास सी एम्पलीफायर में सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन होता है। तो पूछेगा किस एम्पलीफायर में सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन होता है, तो क्लास सी एम्पलीफायर में सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन होता है। किस एम्पलीफायर में सबसे कम डिस्टॉर्शन होता है? क्लास ए में सबसे कम डिस्टॉर्शन होता है। किस एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर होता है? तो क्लास बी ऑपरेशन में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आएंगे आपको, है ना। एफिशिएंसी पूछेगा, क्लास ए की ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है? ठीक है, तो 25%, यदि कुछ नहीं लिखा है ना, कुछ नहीं लिखा है तो 25%, यदि रेजिस्टिव लोड लिखा है तो 25% है ही। ठीक है ना, और यदि उसमें क्या लिख दिया है? ट्रांसफॉर्मर लोड, तो ट्रांसफॉर्मर लोड की कंडीशन में क्या होगी? 50% होगी। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आप याद रखिए। अब इसके बाद में यहां पे देखते हैं पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर, तो पुश पुल एम्पलीफायर किसे कहते हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पुश पुल एम्पलीफायर किसे कहते हैं।
तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पुश पुल एम्पलीफायर है ये कैसा एम्पलीफायर है, तो ये एक पावर एम्पलीफायर है, ठीक है। तो पुश पुल एम्पलीफायर एक पावर एम्पलीफायर है, तो इसमें कितने ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, 2 ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, और ईच ट्रांजिस्टर जो है वो क्लास बी ऑपरेशन पर वर्क करता है, ठीक है। तो क्लास बी ऑपरेशन पे वर्क करेगा तो क्या करेगा, इनपुट सिग्नल की केवल एक हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में देगा। तो यहाँ पे जब इसको हम क्लास बी ऑपरेशन में यूज करेंगे तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या रहेगी, यहाँ पे हाई रहेगी। तो इसकी एफिशिएंसी लगभग कितनी होती है, 78.5% इसकी एफिशिएंसी होती है। तो पुश पुल एम्पलीफायर का यूज कहाँ करते हैं, तो जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होते हैं उनके लास्ट स्टेज में पावर एम्पलीफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे इनपुट ट्रांसफार्मर होता है, अब ये इनपुट एसी सिग्नल है और ये ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी मार्क है, तो पोलैरिटी कैसी है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई बायसिंग वोल्टेज अलग से दी हुई नहीं है, यहाँ पे कोई बायसिंग वोल्टेज नहीं दिए हुए हैं। तो जब कोई बायसिंग वोल्टेज नहीं है तो जब यहाँ पे इनपुट सिग्नल आएगा, ठीक है, तो ये जो इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव साइकिल है, तो पॉजिटिव साइकिल के समय में सपोज मान लीजिए ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इनपुट सिग्नल्स जो होता है इसके कारण इसका जो बेस है ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑपरेट होने के लिए उसके बेस पर हमको क्या देना पड़ता है, पॉजिटिव वोल्टेज, है ना। विद रिस्पेक्ट टू एमीटर, एमीटर बेस जंक्शन कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, तो बेस पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, और एमीटर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके बेस पर जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सिग्नल क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में आएगा, और फॉरवर्ड बायस में आएगा तो जैसे सपोज मान लीजिए इतनी वोल्टेज इंक्रीज होने पर ये फॉरवर्ड बायस में आएगा, तो इतनी साइकिल को वो एम्पलीफाई नहीं करेगा, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ साइकिल जो है उसके लिए क्या करेगा, टर्न ऑन हो जाएगा, और टर्न ऑन होगा तो उस समय करंट क्या होगी, यहाँ पे फ्लो होगी। तो कौन सी करंट फ्लो होगी, यहाँ पे कलेक्टर करंट। तो ये जो वीसीसी सोर्स है इस सोर्स से करंट इस डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो होगी। तो ट्रांसफार्मर जो है ये आउटपुट ट्रांसफार्मर, इसकी प्राइमरी में करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा, तो यहाँ पे ये फ्लक्स सेटअप करेगा और उसके कारण इसमें क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और वो ईएमएफ हमको यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगी। तो दोनों की पोलैरिटी कैसी है, सेम, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगी, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगी। आई बात समझ में। अब उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही ये साइकिल क्या होगी, जीरो होगी, तो यहाँ पे वोल्टेज जीरो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव साइकिल के समय में ये कौन से बायस में रहता है, रिवर्स बायस में, क्योंकि इसका बेस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब नेगेटिव साइकिल आएगी, तो नेगेटिव साइकिल के समय में यहाँ पे देखेंगे ये ऐसा नेगेटिव साइकिल आएगी यहाँ पे। तो नेगेटिव साइकिल के समय में आप देखेंगे कि पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ रहेगा, ओपन स्विच रहेगा, और ये क्या होगा, एक क्लोज स्विच रहेगा। तो नेगेटिव साइकिल के समय में जो ट्रांजिस्टर Q2 है ये क्या होगा, टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो जब टर्न ऑन होगा तो कब टर्न ऑन होगा, इतनी साइकिल इंक्रीज होने पर, तब ये फॉरवर्ड बायस में आएगा, टर्न ऑन होगा, और उसके कारण अब कलेक्टर में क्या होगी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो कलेक्टर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी ऐसा। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर की इस वाइंडिंग में करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। पहले करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, रिवर्स हो जाएगी, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उसकी पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी। तो हमको आउटपुट में क्या मिल जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव साइकिल मिल जाएगी, ठीक है। तो यदि हम देखते हैं कि इनपुट सिग्नल की इतनी साइकिल के समय में, ठीक है, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इतनी साइकिल के समय में जो ट्रांजिस्टर होता है वो यहाँ पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो जब सिग्नल क्या होते हैं, क्रॉस ओवर होते हैं, ठीक है, तो आउटपुट में यहाँ पे क्या होगा, अब्सेंस ऑफ सिग्नल होगा यहाँ पे। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन किस में होता है, पुश पुल एम्पलीफायर में होता है, जब इसको हम क्लास बी ऑपरेशन में यूज करते हैं। आई बात समझ में। तो इसमें याद रखना है कि पुश पुल एम्पलीफायर कैसा एम्पलीफायर है, पुश पुल एम्पलीफायर जो है वो कैसा एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर है। क्रॉस ओवर तो डिस्टॉर्शन है, पावर एम्पलीफायर है ना। कहां पे यूज करते हैं इसका, पावर एम्पलीफिकेशन के लिए, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के लास्ट स्टेज में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिए
पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर एक पावर एम्पलीफायर है। पुश पुल एम्पलीफायर एक पावर एम्पलीफायर है। इसका यूज पावर एम्पलीफिकेशन के लिए, इसका यूज पावर एम्पलीफिकेशन के लिए, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के लास्ट स्टेज में करते हैं। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के लास्ट स्टेज में करते हैं। नेक्स्ट किए, इसकी आउटपुट पावर एंड एफिशिएंसी हाई होती है। इसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी 78.5% होती है। इसकी एफिशिएंसी 78.5% होती है। नेक्स्ट के पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर को क्लास ए कॉमा क्लास बी तथा क्लास सी तीनों मोड पर ऑपरेट कर सकते हैं। तीनों मोड पर ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन क्लास ए क्लास बी ऑपरेशन में ज्यादा यूज करते हैं। क्लास बी ऑपरेशन में इसे ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट ये, इसमें 2 ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ऐसे लिखिए, इन तो उसमें लिखिए ऐसे, क्लास बी ऑपरेशन में, क्लास बी ऑपरेशन में इसमें 2 ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ईच ट्रांजिस्टर इनपुट सिग्नल की 1 हाफ साइकिल को, एक हाफ साइकिल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है। एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है। ठीक है, ड्रॉबैक लिखिए, इसकी ड्रॉबैक क्या है। तो लिखिए हायर हार्मोनिकल, हार्मोनिक होते हैं, हार्मोनिकल, हायर हार्मोनिकल एंड हायर हार्मोनिकल एंड
क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, हार्मोनिकल एंड क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि फीडबैक का क्या मतलब होता है। तो फीडबैक का क्या मतलब होता है कि जो आउटपुट सिग्नल होते हैं उस आउटपुट सिग्नल के स्मॉल पार्ट को इनपुट में फीड करना, इनपुट में देना, क्या कहलाता है, फीडबैक। ठीक है, ठीक है, तो सबको पता है फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक एम्पलीफायर है, ये इसको क्या देंगे हम, यहाँ पे इनपुट सिग्नल देंगे और ये क्या देगा हमको, यहाँ पे आउटपुट देगा। अब इसके स्मॉल पार्ट को आउटपुट के क्या करेंगे हम, इनपुट में वापस से देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, फीडबैक देना बोलेंगे। ठीक है, तो फीडबैक जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा क्या होता है, निगेटिव फीडबैक। तो पहले उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए आउटपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल के स्मॉल पार्ट को इनपुट में फीड करना फीडबैक कहलाता है। नेक्स्ट के फीडबैक टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है निगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई अपना ये एक एम्पलीफायर है और इस एम्पलीफायर की ये गेन है, गेन विदाउट फीडबैक है ये, और यहाँ पे एक फीडबैक सर्किट है ये। तो जब इसको यहाँ पे इनपुट सिग्नल देंगे, ठीक है, और मान लीजिए ये इनपुट सिग्नल अपना इस प्रकार से इस फेज में है, ये इनपुट सिग्नल एम्पलीफायर में आएगा और इस एम्पलीफायर का हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये एम्पलीफायर का आउटपुट है। तो एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होगा, गेन इनटू इनपुट, ये एम्पलीफायर का आउटपुट होगा। ठीक है, इस आउटपुट के स्मॉल सेक्शन को, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ क्या है, स्मॉल फ्रैक्शन क्या है, ये आउटपुट है, इसको हम क्या करेंगे, वापस इनपुट में देंगे। तो हमको पता है कि हमारा एम्पलीफायर क्या है, कॉमन एमिटर है, इनपुट सिग्नल इस प्रकार से देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट सिग्नल क्या होगा, उसके अपोजिट फेज में आएगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है कॉमन एमिटर। अब इस सिग्नल को क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऐसा फीडबैक करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको फीडबैक करेंगे तो ये फीडबैक सर्किट क्या करेगा, इस फीडबैक सिग्नल को इनपुट सिग्नल के क्या कर दिया, इन फेज में कर दिया, है ना। तो यहाँ पे यदि फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल के क्या होता है, इन फेज में होता है, तो वो इनपुट सिग्नल के साथ में क्या होगा, ऐड हो जाएगा और इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो इस प्रकार का जो फीडबैक होता है, ठीक है, जो इनपुट सिग्नल के इन फेज में होता है और इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव फीडबैक होता है, इस पॉजिटिव फीडबैक के कारण इसकी क्या एडवांटेज होती है, एम्पलीफायर की गेन क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक का यूज हम एम्पलीफायर में नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी क्या होती है, ड्रॉबैक होती है कि एम्पलीफायर की गेन तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन उसकी गेन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उसकी गेन स्थायी नहीं रहेगी। तो जब गेन स्टेबल नहीं होगी तो आउटपुट सिग्नल में क्या आएगा, डिस्टॉर्शन आएगा।
तो इसलिए एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक का यूज नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक का यूज किसमें करते हैं? ऑसिलेटर सर्किट में। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक का यूज किसमें करेंगे? ऑसिलेटर सर्किट में करेंगे। ठीक है, तो इसमें नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। इसमें लिखिए पहले, यदि फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल के इन फेज में होता है, यदि फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल के इन फेज में होता है, तो वह इनपुट सिग्नल के साथ ऐड होकर उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। इसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, पॉजिटिव फीडबैक की एडवांटेज यह होती है कि यह एम्पलीफायर की गेन को इंक्रीज करता है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक का यूज एम्पलीफायर में नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी निम्न ड्रॉबैक होती हैं। तो क्या होगी? इनस्टेबिलिटी इन वोल्टेज गेन of amplifier, distortion in output signals। ठीक है, नेक्स्ट के पैराग्राफ चेंज करके, पॉजिटिव फीडबैक का यूज ऑसिलेटर सर्किट में करते हैं। ठीक है, तो किसमें करते हैं इसका यूज? ऑसिलेटर में करते हैं। तो यहां पे वोल्टेज गेन विद पॉजिटिव फीडबैक, तो हमने पढ़ा कि पॉजिटिव फीडबैक जो है ये एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो जब पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे ये वोल्टेज गेन विद क्या है? फीडबैक। तो यहाँ पे होती है ये वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक और 1 प्लस, ठीक है, ये क्या है? फीडबैक फ्रिक्शन है, और इनटू क्या होती है यहाँ पे? गेन ऑफ एम्पलीफायर होती है। ठीक है, 1 माइनस। तो ये इसका क्या होता है? यहाँ पे फार्मूला होता है।
तो यदि बोलेगा वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक क्या होती है, ठीक है, तो वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक ये है, ठीक है। यहाँ पे ए वी क्या है, तो ये है वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, बिना फीडबैक के हमारे एम्पलीफायर की नॉर्मल वोल्टेज गेन है, ठीक है। एम जो है ये है फीडबैक फ्रैक्शन है, यानी कि आउटपुट का कितना अंश कितना भाग हम फीडबैक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक रखेंगे और 1 माइनस फीडबैक फ्रैक्शन इनटू वोल्टेज गेन ऑफ क्या रखेंगे, एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, वोल्टेज गेन एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक आ जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसमें से कभी कभार एक आध न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, है ना, कुछ एग्जाम में। ठीक, दूसरा होता है यहाँ पे निगेटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है, तो सेम यहाँ पे देखेंगे कि यदि हम क्या कर रहे हैं, इनपुट सिग्नल फीडबैक कर रहे हैं और ये फीडबैक सिग्नल जो है वो इनपुट सिग्नल के क्या होता है, आउट फेज में होता है, ठीक है। तो इनपुट सिग्नल के अपोजिट फेज में है, तो इनपुट सिग्नल को क्या करेगा, वो वीक करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव फीडबैक बोलेंगे। तो निगेटिव फीडबैक जो होता है इसकी ड्रॉबैक क्या होती है कि ये एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। लेकिन फिर भी एम्पलीफायर में किसका यूज करते हैं, निगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी एडवांटेज ज्यादा होती हैं। तो इसकी क्या एडवांटेज होती है कि एम्पलीफायर की जो वोल्टेज गेन है वो क्या होगी, स्टेबल हो जाएगी। तो वोल्टेज गेन स्टेबल होगी तो आउटपुट सिग्नल में डिस्टॉर्शन क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। दूसरा, एम्पलीफायर की जो बैंड विड्थ होती है वो बैंड विड्थ इसकी इंक्रीज हो जाती है। एम्पलीफायर का जो इनपुट इंपेडेंस है वो इंक्रीज हो जाता है और आउटपुट इंपेडेंस उसका डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि वो इंपेडेंस मैचिंग के द्वारा लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने में कैपेबल हो जाता है, सक्षम हो जाता है। तो इसलिए एम्पलीफायर में किसका यूज किया जाता है, निगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें हेडिंग डाल लीजिए निगेटिव फीडबैक, उसमें लिखिएगा यदि फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल के आउट फेज में होते हैं, यदि फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल के आउट फेज में होते हैं तो वे इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को वीक करते हैं, कमजोर करते हैं। इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को वीक करते हैं, कमजोर करते हैं। इसे निगेटिव फीडबैक कहते हैं। इसे निगेटिव फीडबैक कहते हैं। नेक्स्ट ये निगेटिव फीडबैक की ड्रॉबैक यह होती है, निगेटिव फीडबैक की ड्रॉबैक यह होती है
कि यह एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन को डिक्रीज करता है, एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन को डिक्रीज करता है। लेकिन फिर भी एम्पलीफायर में लेकिन फिर भी एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी निम्न एडवांटेज होती हैं, क्योंकि इसकी निम्न एडवांटेज होती हैं। तो क्या एडवांटेज होती है? तो इंक्रीज स्टेबिलिटी इन गेन, गेन में स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। रिड्यूस्ड डिस्टॉर्शन इन आउटपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल में डिस्टॉर्शन रिड्यूस्ड होता है। इंक्रीज बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की बैंडविड्थ इंक्रीज होती है। इंक्रीज इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज होता है। डिक्रीज आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है, इसलिए किसका यूज करते हैं? नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं। तो ये भी एग्जाम में आता है ना, कई बार ये पॉइंट्स डायरेक्ट आ जाते हैं। अब यदि हम देखें यहाँ पे कि इसकी वोल्टेज गेन क्या होगी विद नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, तो वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक जो होता है ये एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। तो यहाँ पे एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन विद क्या है? नेगेटिव फीडबैक है। तो जो पॉजिटिव फीडबैक का फार्मूला था सेम फार्मूला रहेगा, ठीक है, सिर्फ साइन क्या होता है यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि ये एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन 1 प्लस फीडबैक फ्रैक्शन इनटू एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक में एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन क्या होगी? फार्मूला सेम रहता है, साइन बस चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक में यहाँ पे क्या था, सॉरी पॉजिटिव फीडबैक में यहाँ पे क्या था? माइनस साइन था, और यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक में क्या आएगा? प्लस साइन आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने से वो साइन चेंज हो जाता है। तो यदि पूछेगा कि हमको पता है कि नेगेटिव फीडबैक में एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन क्या हो जाती है? कम। तो नेगेटिव फीडबैक यूज करने पर एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन अब क्या हो जाएगी? उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन क्या है विदाउट फीडबैक, उसको यहाँ रख देंगे 1 प्लस एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, फीडबैक फ्रैक्शन। जो ये फीडबैक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? तो फीडबैक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हम आउटपुट का कितना अंश इनपुट में दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यदि हम आउटपुट का 0.01 इतना अंश इनपुट में दे रहे हैं तो ये फीडबैक फ्रैक्शन इतना हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये फीडबैक फ्रैक्शन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतना फीडबैक फ्रैक्शन है ना। तो एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन क्या होगी उसको निकालिए, तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो।